हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट करेंगे 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 49, जो कि आपके ज्योग्राफी के लेसन सेकंड चैप्टर से संबंधित है। सेकंड चैप्टर के नाम है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। उसी से ये वर्कशीट ली गई है। इसमें बताया गया है मरुस्थलों के बारे में, जो भारत में मरुस्थल पाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। विद्यार्थी सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और अपने अध्यापिका का नाम यहाँ पर लिखेंगे। भारतीय या थार मरुस्थल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म या उष्ण, एक ही बात है, या तो गर्म बोलो या उष्ण बोल लो, मरुस्थल है। तो भारत का जो है सब जो मरुस्थल है वो कहाँ पर पाया गया है? राजस्थान के अंदर जो है भारतीय मरुस्थल पाया जाता है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा, यहाँ पूछ लिया जाएगा कि वार्षिक वर्षा कितनी होती है थार मरुस्थल में, तो 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा थार के मरुस्थल में होती है। जिस कारण से यहाँ पर क्या है, यहाँ की जलवायु सूखी जलवायु है एवं यहाँ की जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, वो नाम मात्र की है। आपने देखा भी होगा मरुस्थल के अंदर जो है वो पेड़ पौधे बहुत ही कम पाए जाते हैं तो वो कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। कौन सा? थार मरुस्थल विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित है, यानी कि जो मेसोजोइक जो है वहाँ पर क्या है, भी इस प्रकार का मरुस्थल समुद्र के अंदर पाया जाता है। इस अनुमान की पुष्टि जैसलमेर के पास, यह पता कैसे चला? इस अनुमान की पुष्टि जैसलमेर के पास ब्रह्मसरोवर से मिले समुद्री अवसादों और आकलवुड फासिल पार्क से प्राप्त प्रमाणों से होती है। वुड फासिल्स की आयु कितनी है भाई? वुड फासिल्स की आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष आंकी गई है। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीप पठार का ही विस्तार है। फिर भी शुष्क परिस्थितियों एवं वायु की क्रियाओं ये वैभूतिक अपर्दन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीप पठार से भिन्न है। मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, जुगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियाँ की जो मरुस्थल के अंदर किस प्रकार की आकृतियाँ जो है पाई जाती हैं, तो उनके नाम यहाँ पर ये दे दिए, बालू का टिब्बे, बरकान, जुगेन आदि। बरकान क्या होता है भाई? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बरकान क्या है। अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा, जैसे कि अर्धचंद्रमा आधा चंद्रमा होता है, उसके आकार का बालू का टिब्बा होता है, उसको क्या बोलते हैं? बरकान। का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले, जो लंबवत टीले होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से यहाँ पर पाए जाते हैं। तो पूछ लिया जाए भी लंबवत टीले कहाँ पर पाए जाते हैं, तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर ये पाए जाते हैं। जब आप कभी जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख पाएंगे। तो जैसलमेर के अंदर पूछ लिया जाए बरकान कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसलमेर के अंदर। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। यह क्वेश्चन भी आपकी वर्कशीट में पूछा गया है कि ढाल के आधार पर मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग कौन सा? जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसमें एक सिंध नामक जगह है, वहां पर ये उत्तरी भाग पाया जाता है। और दक्षिणी भाग कहाँ पर है? जिसका ढाल कच्छ के रण, हमारा जो गुजरात है उसमें कच्छ का रण जो पाया जाता है, वहां पर क्या है, इस दक्षिणी भाग है ढाल का। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां, जो मरुस्थली भाग की में जो नदियां बहती हैं, वो किस पर निर्भर करती हैं? इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां निम्न वर्षा एवं अत्यधिक ताप द्वारा, अत्यधिक गर्मी के कारण वाष्पीकरण और किसी हिमनदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती है। यानी कि इनकी ये क्वेश्चन भी आपके इसमें वर्कशीट में पूछा गया कि वर्षावाही क्यों पाई जाते हैं मरुस्थल की नदियां? क्योंकि वहां पर क्या होता है, निम्न ताप होता है और वाष्पीकरण ज्यादा होता है। वाष्पीकरण, अत्यधिक ताप होगा तो क्या होगा भाई? अत्यधिक ताप के कारण जो पानी है वो भाप बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की नदियां जो है वो पानी इन नदियों में आता है, तो केवल और केवल वर्षा का पानी इन नदियों के अंदर आता है। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियां अंतःप्रवाही अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश नदियां अंतःप्रवाह अपवाह यानी कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं बह पाती, यानी वो समुद्र में नहीं गिर पाती, बीच में ही समाप्त हो जाती हैं।
ये यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या पलाया में मिल जाती हैं। अब पलाया क्या होता है भाई, और सागर तक नहीं पहुंच पाती। पलाया होता है मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें, जो मरुस्थल के अंदर झीलें पाई जाती हैं, लवणीय झीलें जो होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पलाया कहा जाता है, जिससे क्या प्राप्त होता है, हमें नमक प्राप्त होता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, लूनी नदी है, ये जो कि कच्छ के रण में जाकर मिलती है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती है। यानी कि यहाँ पर उच्च ताप के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण और वाष्पीकरण के कारण और वर्षा के कम होने के कारण यहाँ पर क्या है भी, जल का अभाव पाया जाता है। अब हम इसके वर्कशीट के क्वेश्चन करते हैं। थार मरुस्थल की अधिकांश नदियां वर्षावाही क्यों होती हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर आया था, थार मरुस्थल की जो नदियां हैं वो वर्षावाही क्यों होती हैं, क्योंकि अत्यधिक ताप के कारण और निम्नीकरण के कारण जो है, जो नदियां हैं वो क्या होती हैं, वर्षावाही होती हैं। हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देखा था। यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये। अधिकांश नदियाँ क्या होती हैं, यहाँ पर मरुस्थल की निम्न मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदी उद्गम के अभाव में यहाँ पर क्या होती है, ये नदियाँ वर्षावाही होती हैं, या इनमें केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन, पलाया से आप क्या समझते हैं। ये पलाया इधर दे रखा है। पलाया क्या होता है, मरुस्थल भाग में स्थित जो लवणीय झीलें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका, पलाया मरुस्थल भाग में स्थित लवणीय झीलें क्या कहलाती हैं, पलाया कहलाती हैं, जिनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, नमक प्राप्त करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दे रखा, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थलों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल, पहला तो मरुस्थल हम नाम लिखेंगे, हमारा मरुस्थल है जो वो थार का मरुस्थल, और दूसरा नाम लिखेंगे हम मेसोजोइक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। पहला मरुस्थल आपका कौन सा हो जाएगा, थार का मरुस्थल हो जाएगा, और दूसरा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा आपका, मेसोजोइक मरुस्थल हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। थार मरुस्थल की प्रमुख आकृतियों के नाम बताइए। तो थार मरुस्थल की प्रमुख आकृतियां कौन कौन सी थी भाई, ये मशरूम रॉक, बालू के टिब्बे, बरकान, जुगेन आदि मरुस्थल की क्या है भाई, ये भू आकृतियां हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है भाई, ये पहली ही लाइन में इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे रखा है। तो जो थार मरुस्थल है वो भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित एक गर्म मरुस्थल है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है। तो ढाल के आधार पर, मैंने ये वर्कशीट आपको समझाई थी तो बताया था, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी भाग है और दूसरा दक्षिणी भाग है। उत्तरी भाग कौन सा है, आप इसमें लिखोगे पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट आपको उत्तरी भाग, जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दूसरा आपका हो जाएगा दक्षिणी भाग, जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। तो ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, पहला उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। उत्तरी में लिखोगे जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और दक्षिणी जिसका ढाल कच्छ के ऋण में है। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। धन्यवाद।